Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of chapter number 15 diuretics and other drugs that act on the kidney. तो आज हम फार्माकोलॉजी ऑफ डायूरेटिक्स इसको रिवाइज करने वाले हैं। अब ऐसी ड्रग्स जो कि किडनी के ऊपर जाके काम करती है, एक्ट करती है, तो वो रीनल, कार्डियोवैस्कुलर और एंडोक्राइन डिसऑर्डर इसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। रीनल डिसऑर्डर कौन सा होता है जिसको करने के लिए इस्तेमाल होती है? अगर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं क्लिनिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एडीमा विद एलिक्लोसिस होता है या कभी कभार रीनल फेलियर की वजह से एडीमा होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया, या हाइपरकैल्सीयूरिया विद स्टोन्स है, तो ये रीनल एब्नॉर्मैलिटीज़ है। सीवीएस में क्या क्या हो सकता है? ग्लोकोमा हो सकता है, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, एडीमा वगैरह ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। या एंडोक्राइन के अंदर हो सकता है कि कोई एल्डोस्टेरोन का ट्यूमर था या रेनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर था, उसके लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर, रीनल डिसऑर्डर और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर इसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो डायूरेटिक्स होती है ना, अब डायूरेटिक्स ने इन्हीं जगहों पे जाके काम करना होता है। अब जो डिसऑर्डर्स होती है, चाहे वो रीनल हो, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर हो, चाहे वो एंडोक्राइन हो, इसके अंदर सोडियम और वाटर की होम्योस्टेसिस खराब हो जाती है, ठीक हो गया। अब इसके डायूरेटिक्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन के पार्ट्स कौन कौन से होती है जहाँ पे हमारी रीअब्जॉर्प्शन या सीक्रेशन होनी है, क्योंकि कोई भी डायूरेटिक ऐसे नहीं है जो फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करती है, सारी रीअब्जॉर्प्शन को या सीक्रेशन को अफेक्ट करती है, ठीक हो गया। कि प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल यहाँ पे डायूरेटिक काम करती है। थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले पर, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल पर, कॉर्टिकल वलेक्टिन ट्यूब्यूल पर, इन सब पार्ट्स के ऊपर डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने के या दूसरे आयन को सिक्रेट करने के। सोडियम के हवाले से इसलिए किया गया, बहुत सारी डायूरेटिक्स होती है वो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। जब सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन इफेक्ट होती है तो सोडियम के साथ वाटर भी जाता होता है, ठीक है, वाटर भी जाता होता है, ठीक है। लेकिन जो मेनली जो डायूरेटिक्स होती है ना, वो साल्ट की एक्सक्रीशन को मॉडिफाई करती है। कुछ डायूरेटिक्स होती है जो सॉल्यूट फ्री वाटर, जिसको आप कह सकते हो फ्री वाटर क्लियरेंस वगैरह, जो सिर्फ वाटर को मॉडिफाई करती है, वाटर की एक्सक्रीशन को। तो जो सॉल्यूट की एक्सक्रीशन को मॉडिफाई करती है वो कौन कौन सी है? पीसीटी पे जाके काम करने वाली थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले पर, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल पर, कॉर्टिकल वलेक्टिन ट्यूब्यूल पर। और जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होती है उसने साल्ट और वाटर की एक्सक्रीशन दोनों को मॉडिफाई करना है, जबकि वाटर की एक्सक्रीशन को मॉडिफाई करने के लिए स्पेसिफिक है एडीएच के एगोनिस्ट होते हैं और एडीएच के एंटागोनिस्ट होते हैं, कोनिवैप्टीन, टोरवैप्टीन, ठीक हो गया। ये हमने पढ़नी है। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखो तो आपको ये नजर आ रहा होगा प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, जहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। तो सोडियम जो प्रोक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल है, इसके लेवल के ऊपर कौन कौन सी डायरेक्ट्स ने जाके काम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको कि नंबर 1 है एस्टाजोलामाइड, ये जाके काम करती होती है। एडिनोसिन, ये भी जाके यहाँ पे काम करती होती है। और नंबर 2 में आपको ऑस्मोटिक एजेंट है, मैनिटोल वगैरह, मैनिटोल, ये भी यहाँ पे जाके काम करती होती है, ठीक हो गया, यहाँ पे जाके काम करती है। जबकि सिर्फ एक डायूरेटिक ऐसी है जो जीएफआर को अफेक्ट करती है, लेकिन रिलेटिवली माइनर है, वो है एडिनोसिन। एडिनोसिन क्या करता है? वेजोडाइलेटर है, ठीक है, वेजोडाइलेटर है, ठीक है। तो ये जीएफआर को कंट्रोल करता होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले रीनल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, कि रीनल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या क्या होती है, क्योंकि जब तक हमें रीनल फिजियोलॉजी नहीं आएगी तब हम रीनल फार्माकोलॉजी को भी समझ नहीं सकते। तो अगर आपने रीनल फिजियोलॉजी की वीडियोस देखनी है तो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी रीनल फिजियोलॉजी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा रीनल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। क्या रीनल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कि नॉर्मल जीएफआर कितनी होती है? 180 लीटर पर डे, इतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होती रहती है, ठीक हो गया। अब इस फिल्ट्रेशन की वजह से होगा क्या, जो हमारे एसेंशियल आइंस हो गए, एसेंशियल सब्सटेंस हो गए, उनको यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होने देना, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है उनको यूरिन के अंदर एक्सक्रीट करवा देना। तो ये सारा सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ठीक हो गया। तो डायूरेटिक्स ने मेनली काम क्या करना, जिन्होंने साल्ट और वाटर की क्या करना है, साल्ट और वाटर की एक्सक्रीशन को मॉडिफाई करना, तो उन्होंने 4 जगह पर जाके काम करना होता है, ठीक हो गया। कौन कौन सी जगहों पर? प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, जहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर लिखा होगा, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले, वहाँ पे लूप डायूरेटिक्स लिखा होगा। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के ऊपर थायोजाइड डायूरेटिक्स है। कॉर्टिकल वलेक्टिन ट्यूब्यूल के ऊपर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आती है, ठीक हो गया। जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं, मैनिटोल वगैरह, ये भी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में जाके काम करते हैं। तो इन्हीं 4 जगहों के ऊपर जाके काम करना होता है। अब जो मोस्टली जो डायूरेटिक्स होती है ना, वो लुमिनल साइड के ऊपर जाके एक्ट करती होती है। इसकी एक एक्सेप्शन है, वो है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स लुमिनल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं। तो जो मेनली जो डायूरेटिक्स है, इन्होंने कहाँ पे काम करना होता है? लुमिनल मेम्ब्रेन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, वो है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होती है, जिन्होंने एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को एंटागोनाइज करना, स्पाइरोनोलैक्टोन, एपिलोनोन, वो लिपिड सॉल्युबल होती है, तो वो सेल में अंदर जाने के बाद उसके रिसेप्टर को करती होती है, बाकी सारी लुमिनल मेम्ब्रेन पे जाके एक्ट करती होती है।
इसके साथ साथ किडनी में एडिनोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो अगर ये भी कंट्रोल करते होते हैं किसको, ये जीएफआर को कंट्रोल करते होते हैं। एडिनोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, स्पेसिफिकली जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है ये जीएफआर को मेंटेन करते होते हैं। अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एस्पिरिन यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डायूरेटिक्स की जो एफिकेसी होगी वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। मतलब बहुत सारी होती है जो डायूरेटिक्स होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के जरिए काम करती है, तो बहुत सारी डायूरेटिक्स की पोटेंसी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोसरी टर्म्स को देख लेते हैं। पहला है बाइकार्बोनेट डायूरेटिक। तो ऐसी डायूरेटिक जिसने सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्सक्रीशन को बढ़ा देना, तो उसकी एग्जांपल आती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। वो हमने नेक्स्ट पढ़ना है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में एग्जांपल आएगी एस्टाजोलामाइड की, डोर्सोलामाइड की, बेंजोलामाइड की, जो कि माउंटेन सिकनेस के लिए, एडिमा और हाइपरटेंशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद डाइल्यूटिंग सेगमेंट। डाइल्यूटिंग सेगमेंट का मतलब नेफ्रॉन का वो वाला पार्ट है जहाँ पे सॉल्यूट की तो रिअब्जॉर्प्शन होती है लेकिन वाटर की रिअब्जॉर्प्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पे थिक असर्निक लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले है और इसके साथ साथ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। यहाँ पर सॉल्यूट की तो रिअब्जॉर्प्शन हो रही है लेकिन यहाँ पे वाटर को फॉलो नहीं कर पा रहा। जैसे यहाँ पे वाटर तो फॉलो कर रहा थिन में, लेकिन थिक असर्निक लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले पर ऐसा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट फ्री वाटर प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलती है डाइल्यूटिंग सेगमेंट। तो ये कौन कौन सी होती है, थिक असर्निक लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद है हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। हाइपर क्लोरीमिक, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिपेंडिंग अपॉन अनाइन गैप हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। मतलब अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई है तो एसिडोसिस का मतलब है हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो हमें कोई ना कोई नेगेटिव आयन चाहिए ताकि हम न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सके प्लाज्मा की। अगर क्लोराइड बढ़ता है, हाइपर क्लोरीमिक है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल अनाइन गैप। लेकिन अगर क्लोराइड के अलावा क्लोराइड नॉर्मल है, नॉर्मल क्लोरीमिक है, तो उसको बोलते हैं सीरम हाई अनाइन गैप, ठीक हो गया। तो हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस का क्या मतलब है, सीरम क्लोराइड लेवल बढ़ जाना, बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन कम, बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम हो जाना। जब बेस हमारी बॉडी के अंदर लॉस होना शुरू हो जाएगा तो फिर एसिड जमा होना शुरू हो जाएगा, तो पीएच क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, ठीक हो गया। कब होता है, बाइकार्बोनेट डायूरेसिस की वजह से, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से आपको हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। जबकि हाइपोक्लेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये कब देखने को मिलता है, ये जब लूप या थायराइड डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं। तो फिर आपने रट्टा मारना है बाइकार्बोनेट डायूरेटिक्स जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं एस्टाजोलामाइड, तो इससे क्या होगा, हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जबकि लूप या थायराइड डायूरेटिक्स इसकी वजह से हाइपोक्लेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। इसके बाद है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस दो तरह की होती है, एक होती है नेफ्रोजेनिक, एक होती है पिट्यूटरी या सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, पिट्यूटरी के अंदर होगा कि यहाँ पे एडीएच प्रोड्यूस नहीं होता या एडीएच काफ़ी ज़्यादा कम प्रोड्यूस हो रहा होता है। यहाँ पे मसला आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पड़ा हुआ होता है। लेकिन जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है यहाँ पे मसला किडनी के अंदर पड़ा होता है कि जो एडीएच की जो सेंसिटिविटी होती है, रिस्पॉन्स होता है अपने रिसेप्टर के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू एडीएच इज कॉल्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो यहाँ पे मसला किडनी के अंदर है, सेंसिटिविटी कम हो गई है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, रिस्पॉन्सिवनेस कम हो गया है। पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर एडीएच की सिक्रेशन के में मसला होगा। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ऐसी डायूरेटिक्स होती है जो क्या करती है, पोटेशियम की सिक्रेशन को कम से कम कर देती है, क्योंकि आपको पता है कि जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है वहीं पे जाके एक्सचेंज होनी होती है, तो सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन कराएगी, वही पोटेशियम की सिक्रेशन करवाएगी, ठीक हो गया। तो जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं असल में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से यूरिन के अंदर सोडियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा और पोटेशियम की एक्सक्रीशन कम से कम होती है। एग्जाम्पल के एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं, स्पाइनोलैक्टोन, एपिलेनोन, ठीक हो गया। इसके बाद है यूरिकोस यूरिक डायूरेटिक, मतलब ऐसे डायूरेटिक जिन्होंने यूरिन के अंदर यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ा देना, यूरिक एसिड की रिअब्जॉर्प्शन को कम से कम कर देना है। तो यूरिक एसिड की रिअब्जॉर्प्शन होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, तो इसके में एग्जांपल आती है इथाक्लाइनिक एसिड। इसके अलावा सल्फिन पायरोजोल आती है और इसके साथ आ जाती है दूसरे कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि यूरिकोस यूरिक होते हैं। ये आपने पढ़ने हैं एंटी गाउट ड्रग्स के अंदर, ठीक हो गया, एंटी गाउट ड्रग्स के अंदर। अब यहाँ पर हम वन बाय वन एक नेफ्रॉन का कोई ना कोई पार्ट देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड डायूरेटिक जैसे प्रॉक्सिमल के ऊपर काम करती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस काम करता है। फिर इसके बाद जो होता है हमारा थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले, वहाँ पे जाके काम करती है लूप डायूरेटिक्स। इसके साथ जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पे थायराइड डायूरेटिक्स, जो कॉर्टिकल वैक्यूम ट्यूब्यूल है वहाँ पे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। फिर इसके बाद हमने देखना है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जिन्होंने प्रॉक्सिमल पर जाके काम करना है, ठीक हो गया। इसके बाद देखना है एडीएच के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये प्रॉक्सिमल
कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की रीअब्जॉर्प्शन वाली डायग्राम नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे होता क्या है, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पे 100% अमाइनो एसिड की, यहाँ पे 100% ग्लूकोज की और आयंस की रीअब्जॉर्प्शन होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की देखो ना आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, सोडियम क्लोराइड की अब्जॉर्प्शन भी हो रही है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही है। तो तकरीबन यहाँ पे कह सकते हैं 60 से लेकर 70% सोडियम की, 60 से लेकर 70% क्लोराइड की और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन कोई भी ड्रग ऐसी नहीं होती जिसने सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करना है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन है, पहले आप बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन को समझ लीजिएगा कि सबसे पहले जो बाइकार्बोनेट था जो फिल्टर हुआ पड़ा था, फिल्टर होकर जीएफआर से यानी जो ग्लोमेरुलर से फिल्टर होकर आ गया, ट्यूबुलर फ्लूइड का पार्ट बन के तो बाइकार्बोनेट होगा, वो बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड टूटेगा H2O प्लस CO2 के अंदर, ठीक हो गया। इसको तोड़ने वाला होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की दो टाइप होता है, 4 और 2, तो 4 वाला इसको तोड़ देगा और 2 वाला अंदर पड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा H2O प्लस CO2। अब CO2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो आराम से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा। CO2 अंदर जाने के बाद दोबारा से कार्बोनिक एनहाइड्रेस होगा, उसको बाइकार्बोनेट बना देगा, यानी कार्बोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करा देगा। इन शॉर्ट जो कार्बोनिक एसिड होता है, सॉरी कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बोनिक एसिड को बनाता भी है, कार्बोनिक एसिड को तोड़ता भी है। ये टाइप 2 है, वो टाइप 4 था। अब जो कार्बोनिक एसिड अंदर आ गया तो ये अंदर बाइकार्बोनेट में टूट जाएगा और हाइड्रोजन आयन, तो बाइकार्बोनेट आयन तो सोडियम के साथ क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर के जरिए। लेकिन जो हाइड्रोजन आयन होगे वो सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट से बाहर निकल जाएंगे, ठीक हो गया। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर टाइप 3 से बाहर निकल जाएंगे। अब जो ये डायूरेटिक्स होती है, कौन सी वाली डायूरेटिक, एस्टाजोलामाइड वाली डायूरेटिक्स होती है, इन्होंने करना क्या होता है, इन्होंने इसकी जो बाइकार्बोनेट की जो एक्सक्रीशन होती है इसको बढ़ा देना है और इसकी रीअब्जॉर्प्शन को कम से कम कर देना होता है। किस तरह से करती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, ठीक हो गया। तो ये आपने पहले मैकेनिज्म तो आपने समझ लिया। अब ये बाइकार्बोनेट आयन पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा फिर CO2 में। असल मसला ये है कि जो बाइकार्बोनेट है ना वो पुअरली रीअब्जॉर्ब होता है एज इट इज़, लेकिन इसको रीअब्जॉर्ब कराने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती होती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे पंप वगैरह काम करते हैं। तो आपने यहाँ इस डायग्राम तो आपने समझ लिया कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है ये वो एंजाइम है जो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प देता है। ब्रश वाटर के ऊपर भी पड़ा हुआ है और साइटोप्लाज्म के अंदर भी पड़ा हुआ है। अब दोनों जगहों के ऊपर ये टारगेट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ड्रग का। एग्जाम्पल एस्ट्राजोलामाइड प्रोटोटाइप है, इसके साथ ब्रिंजोलामाइड टोरसोलामाइड ये भी होती है, टॉपिकली अवेलेबल होती है, ठीक हो गया। लेकिन जो एस्ट्राजोलामाइड है वो ओरली होती है, ठीक है, ओरली आपने लेना होता है। जबकि टॉपिकली एप्लीकेटेड होती है टोरसोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड, वो तो हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर देख लेंगे, ठीक हो गया, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर। इसके साथ साथ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर ना सिर्फ बाइकार्बोनेट बल्कि इसके अलावा जो वीक एसिड होती है और बेसिस होती है उनकी सिक्रेशन भी होनी है, उनकी रीअब्जॉर्प्शन भी होनी है। स्पेसिफिकली जो इसका स्टेट सेगमेंट होता है S2 सेगमेंट होता है, ठीक हो गया, जो कन्वोल्यूटेड पार्ट से आगे पड़ा हुआ होता है, S2 पार्ट होता है इसका, आगे पड़ा होता है स्टेट सेगमेंट। एक होता है कन्वोल्यूटेड पार्ट, एक होता है डिस्टल पार्ट। तो कन्वोल्यूटेड पार्ट पहले आ गया, ठीक है, जो डिस्टल होता है वो स्टेट पार्ट होता है। तो वहाँ पर क्या होना है, वहाँ पर एसिड वगैरह की ट्रांसपोर्ट वगैरह भी होनी है। फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन भी इसी जगह पे होनी है। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिन्होंने यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देना है, उसके एक्सक्रीशन को बढ़ा देना है। फॉर एग्जांपल एथाक्राइनिक एसिड, ये भी डायूरेटिक है। इसके साथ साथ एक जो एक पंप होता है, एक होता है पंप सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होता है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होता है, जिसने सोडियम को डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट और ग्लूकोज को अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कैरी करना होता है, ठीक हो गया। तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर ये भी ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में किसके एब्जॉर्प्शन कराता होता है, ग्लूकोज की। तो इसकी अगेंस्ट भी डायूरेटिक अवेलेबल होती है, वो हमने पढ़ना है, जो डायबिटीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है। अब हमने पढ़ना कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में जो एस्ट्राजोलामाइड है वो प्रोटोटाइप होती है। अब ये जो ड्रग्स होती है जो कार्बोनिक ये है सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। ये कौन सी है डेरिवेटिव, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव। इसी तरह जो हम लूप डायबिटिक्स पढ़ेंगे ये भी सल्फोनामाइड डेरिवेटिव होगा, ठीक है, सल्फोनामाइड। लेकिन जो इथाक्रेनिक एसिड होगा वो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव नहीं होगा। और लास्ट में जो थायोजाइड डायबिटिक्स है वो भी सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। तो इन शॉर्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स वगैरह हो गया, लूप डायरेटिक्स हो गया और थायोजाइड डायरेटिक्स, सारे के सारे सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। इसका मतलब यहाँ पे आपको सल्फोनामाइड सेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वगैरह देखने को मिल सकता होता है, क्योंकि ड्रग्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती होती है। अब ये एस्ट्राजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड और जो डोरसोलामाइड करते क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है 4 को 2 को, जो कि ब्रश बॉर्डर और साइटोप्लाज्म के ऊपर पड़े होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस ना सिर्फ किडनी के अंदर बल्कि इसके अलावा दूसरे टिश्यू के अंदर भी पड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल ये होते हैं इसके अंदर एपेंडाइमा के अंदर, ठीक हो गया, जहाँ पर जिन्होंने CSF की सिक्रेशन करनी है। और इसके साथ साथ ये आइज के अंदर पड़े हुए होती है, जहाँ पर जो सिलेरी एपिथेलियम के ऊपर पड़े हुए होते हैं,
कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, वहाँ पे एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन होनी है। अगर एपेंडाइमा के ऊपर पड़े हुए हो तो CSF की सिक्रेशन, और अगर सिलेरी एपिथेलियम के ऊपर तो एक्वस ह्यूमर की सिक्रेशन होती है। अब इनके इफेक्ट क्या होते हैं? इनका इफेक्ट क्या होता है? मेजर जो रीनल इफेक्ट होता है वो होता है बाइकार्बोनेट आयन की डायूरेसिस करवा देना, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को हमारी बॉडी से क्या करना, एक्सक्रीट करवा देना। अब इसके वजह से होगा क्या? इसके वजह से जो कार्बोनेट का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा, पीएच ड्रॉप हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मसला किडनी के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब होगा क्या? अब जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट में तो एब्जॉर्ब भी इस जगह पे होना था और इसके अलावा कहीं होना नहीं था, लेकिन जो सोडियम है, सोडियम कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूबुल की तरफ ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सोडियम तो इसके अलावा भी कहीं और जगह पर भी एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ज़्यादा सोडियम आया था, ज़्यादा सोडियम में से जितना ज़्यादा सोडियम आएगा जो एब्जॉर्प्शन भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, तो कुछ पार्ट्स होती है जैसे कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन की सिक्रेशन होनी है, सोडियम अंदर जाता है एपिथेलियल सोडियम आयन चैनल के जरिए, और पोटेशियम की सिक्रेशन होती है। और इन दोनों को ड्राइव करने वाला एजेंट कौन सा होता है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। के सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप ने सेल के अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया, तो सोडियम सेल के अंदर बाहर से अंदर डिफ्यूज़ करेगा, लेकिन जो पोटेशियम सेल के अंदर आ रहा है तो सेल के अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो ये ल्यूमेन के अंदर चला जाएगा। तो इन शॉर्ट जो ड्रग्स होती है या जो कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है, यहाँ पे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम की सिक्रेशन होनी है। तो ज़्यादा सोडियम आएगा तो ज़्यादा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पे हमको काम करना पड़ेगा, ज़्यादा पोटेशियम सेल के अंदर आएगा तो ज़्यादा पोटेशियम की सिक्रेशन होगी। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो पोटेशियम की वेस्टिंग वगैरह देखने को मिलती है, पोटेशियम की सिक्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ जब बाइकार्बोनेट की डिप्लेशन होती है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। मतलब जो उसकी टॉलरेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है, इसका एक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। ये तो हो गया किडनी के अंदर। इसी की तरह जो आइस के अंदर भी एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे भी बाइकार्बोनेट सिक्रेट होता है। CSF के अंदर जो क्लोराइड प्लेक्सिस प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे भी बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रेशन कम से कम होगी। तो आइस के अंदर जब कभी कभार ऐसा होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो गया, एक्वस ह्यूमर को ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह बाज़ों का ऐसा होता है कि CNS में जो होता है कि जब बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रेशन नहीं हो पाएगी तो CSF क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगी। जब CSF की एसिडोसिस हो जाएगी, तो जब एसिडोसिस होते हैं ना, pH कम हो जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, तो वो हमारे क्या करती है, हमारे जो कीमो रिसेप्टर एरिया होता है मेडुला के अंदर, ठीक है, जो हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर होता है उसको स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से ज़्यादा रिस्पायरेशन देखने को मिलती है। तो ये इस्तेमाल होती है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में, कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन से इतना नहीं जा पा रही, लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ पे कैरी नहीं करती होती, रिस्पायरेटरी सेंटर को इतना एक्टिवेट नहीं करती जितना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपने इफेक्ट देख लेने हैं क्या क्या इफेक्ट होते हैं। दूसरी एक तरफ तो क्या हो रही है, पोटेशियम की वेस्टिंग हो रही है, सोडियम बाइकार्बोनेट की डायूरेसिस हो रही है, इसके साथ साथ क्लोराइड प्लेक्सिस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोमा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लिनिकल यूजेस क्या क्या होते हैं? जो एस्ट्राजोलामाइड होती है वो अगर ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली जो होता है सीवियर एक्यूट ग्लूकोमा। इसके साथ साथ जो टॉपिकल ड्रग्स होती है, टॉपिकल का मतलब डायरेक्ट आई में इंजेक्ट करने के लिए, वो होती है डोर्सोलामाइड और ब्लिंजोलामाइड होती है। इसके साथ साथ जो एस्ट्राजोलामाइड होता है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए भी ठीक होता है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ जो ये यूज़ होता है किसके लिए, कि अगर कोई एडीमा हो रहा है और एडीमा की वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी ऐसा एडीमा जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के साथ प्रेजेंट करता है तो उसको ठीक करने के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। तो ये तो क्लिनिकल यूजेस हो जाएगा। अब इसके टॉक्सिटी ये देख लेते हैं या साइड इफेक्ट। ड्राउजीनेस होगी, पैरास्थीसिया देखने को मिलेगा, क्रॉस एलर्जिनिसिटी, क्लोज एलर्जिनिसिटी, क्योंकि आपको पता है कि जो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स होते हैं, और सल्फोनामाइड ड्रग्स कौन कौन सी है, दूसरी डायूरेटिक्स होती है, लूप डायूरेटिक्स है, थायोजाइड डायूरेटिक्स है, इनके दरमियान क्रॉस इंटरेक्शन होता है। हाइपोग्लाइमिसेमिक एजेंट है वो भी सल्फोनामाइड होती है, एंटी बैक्टीरियल सल्फोनामाइड वो भी होती है, तो आपस में एक दूसरे से क्रॉस लिंक होती है, इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक हो गया। अब पहली बात ये हो रहा क्या है, अभी यूरिन के अंदर ये बाइकार्बोनेट को ज़्यादा भेज रही है, मतलब यूरिन काफ़ी ज़्यादा अल्कलाइन है, तो जो यूरिन अल्कलाइन होता है ना, तो वो कैल्शियम साल्ट के क्रिस्टल बनाना शुरू कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाता है, रीनल स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ और क्या टॉक्सिटी होगी, पोटेशियम की वेस्टिंग वगैरह देखने को मिलेगी, पोटेशियम की वेस्टिंग वगैरह देखने को मिलती है। अगर किसी बंदे के अंदर लीवर फेल्योर हुआ है तो लीवर फेल्योर होने की वजह से क्या होता है, लीवर के अंदर यूरिया साइकिल नहीं हो पाएगी, अमोनिया यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, तो अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर जमा होता रहेगा, और अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए क्या करते हैं, अमोनिया माइन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और अमोनिया माइन यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होता है। लेकिन अगर हम एस्ट्राजोलामाइड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो यूरिन अल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा, तो अमोनियम
वो कन्वर्ट होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन आयन नहीं है यूरिन के अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो अमोनिया जमा होता रहेगा, वो एक्सक्रीट नहीं होगा, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर बार बार रीअब्सॉर्ब होता रहेगा और जमा होता रहेगा, क्योंकि अमोनियम आयन रीअब्सॉर्ब नहीं होता बल्कि वो एक्सक्रीट होता है, लेकिन अमोनिया रीअब्सॉर्ब हो सकता है। तो यहाँ पर हाइपर अमोनीमिया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से CNS टॉक्सिटी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स हैं वो पोटेशियम के साथ फॉस्फेट की वेस्टिंग भी कराना शुरू कर देती है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस का। तो एस्टाजोलामाइड इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स को कर रही है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्सॉर्प्शन ब्लॉक हो गई है, सोडियम की भी एक्सक्रीशन हो रही है, ग्लूकोमा के अंदर एक्वस ह्यूमर की सिक्रेशन कम हो जाती है, और माउंटेन सीक्वेंस के अंदर जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है वो रिस्पायरेशन को प्रमोट करती है। क्लिनिकल एप्लीकेशन ग्लूकोमा माउंटेन सीक्वेंस होती है, एडिमा विद एल्किलोसिस। अब इनके फार्माकोकाइनेटिक किया, ओरल और पारेंटीरल होती है, ठीक हो गया। इसके साथ इनका टॉक्सिटी या इंटरैक्शन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडेशन हो जाती है, पैरासीजिया, हाइपर अमोनीमिया, सिरोसिस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर है थिक अससेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फैनले। तो थिक अससेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ फैनले आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वन सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर देखने को मिलेगा, जो एक सोडियम की, एक पोटेशियम की, 2 क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन करा देता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर कैल्शियम की और मैग्नीशियम की भी रीअब्सॉर्प्शन होती है, ठीक हो गया। अब जो सोडियम की, पोटेशियम के, क्लोराइड की इनिशियल रीअब्सॉर्प्शन होती है एक ही कोर ट्रांसपोर्टर से, आप देख सकते हो NKCC2 है, ठीक हो गया। अब इसी जगह पे बाइंड करती है लूप डायरेटिक्स बाइंड करती है, लूप डायरेटिक्स बाइंड करती है। असल में जो ये कोर ट्रांसपोर्टर होता है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है, किसके लिए? काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम के लिए, जिसकी वजह से किडनी कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है, और यहाँ पर 20 से लेकर 30% सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है, और वाटर की भी रीअब्सॉर्प्शन, यहाँ पे वाटर की नहीं होती सॉरी, बल्कि यहाँ पे सोडियम की होती है, 20 से लेकर 30% सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है। चूँकि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे पोटेशियम की पंपिंग हो रही है सेल के अंदर, लुमिनल से भी और बेजल साइड दोनों से हो रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो स्केप रूट है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे यहाँ से भी पोटेशियम आ रहा है, यहाँ से भी पोटेशियम आ रहा है, तो जब ज़्यादा पोटेशियम आता है ना तो वो यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से कहाँ से निकलता है? ये निकलता है पोटेशियम सेलेक्टिव चैनल या पोटेशियम लीकेज चैनल। अब यहाँ से भी पोटेशियम आ रहा है, यहाँ से भी, तो दोनों ये निकल जाएगा यहाँ से पोटेशियम लीकेज चैनल से। जब ये बाहर चला जाएगा तो बाहर ल्यूमिन के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, और जब ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है ना तो यहाँ पर कैल्शियम के मैग्नीशियम की ऑब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो इसको करने के लिए ट्रांससेलुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है, किसकी? ट्रांस नहीं होती, पैरासेलुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है मैग्नीशियम की और कैल्शियम की होती है। किस वजह से? पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल क्रिएट बाय डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम। अगर देखो, अगर इन्होंने यहाँ पे बाइंड कर लिया तो इसकी कैल्शियम के मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगी, इसी के साथ साथ सोडियम की, पोटेशियम की, क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा? हाइपोक्लेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। एसिडोसिस नहीं बल्कि एल्किलोसिस हो जाएगा, सॉरी गलती होगी। तो लूप और एसिडोसिस, हाइपोक्लेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस दोनों की वजह से होगा, एस्ट्राजोलामाइड की वजह से और उसकी वजह से भी, लूप और थायरोजाइड डायबिटिक्स दोनों की वजह से होता है। अब यहाँ पे नाम्स देख लेते हैं ड्रग्स के। फ्यूरासिमाइड है, ब्यूमेटिनाइड है, टॉसेमाइड है, सारे क्या होती है? सल्फोनामाइड होती है, सिवाय एक है वो है एथाक्राइनिक एसिड। एथाक्राइनिक एसिड ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव नहीं होता, बल्कि ये फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है, ठीक हो गया। लेकिन बाकी सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देना। अब इनके इफेक्ट क्या होते हैं? इफेक्ट अगर फुल डोज देते हो तो फुल डोज की वजह से मैसिव सोडियम क्लोराइड की डायूरेसिस देखने को मिलती है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर टिश्यू की परफ्यूजन ठीक है, टिश्यू की परफ्यूजन एडिक्वेट है, जैसे हार्ट को सही ऑक्सीजन मिल रही है, हमारे ब्रेन को सही ब्लड फ्लो मिल रहा है, ठीक हो गया, तो अगर टिश्यू की परफ्यूजन ठीक है तो जो एडिमा फ्लूइड है उसको जल्दी से एक्सक्रीट करवाया जा सकता है, ठीक है, एडिमा फ्लूइड। तो ये एडिमा को करने के लिए, सीवियर एडिमा को करने के लिए ठीक है, बशर्ते टिश्यू की परफ्यूजन ठीक होने चाहिए, वरना अगर टिश्यू की परफ्यूजन कम होगी तो ब्लड वॉल्यूम इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि इस्कीमिया हो सकता है। इसके साथ साथ जो होगा, जो किडनी की जो डाइल्यूटिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक हो गया, वहाँ पर वो भी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। किडनी यानी यूरिन को डाइल्यूट किया, कंसंट्रेटिंग कर सकती। इसके साथ साथ जो ल्यूमिन में पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो पाएगा, जब पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो पाएगा तो फिर कैल्शियम की, मैग्नीशियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, ठीक हो गया, रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। अब देखो यहाँ पे लूप डायरेटिक्स क्या कर रही है? सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को ब्लॉक कर रही है, तो फिर ज़्यादा सोडियम आएगा कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, तो वहाँ से ज़्यादा पोटेशियम की वेस्टिंग होगी, और जब पोटेशियम की वेस्टिंग होगी ना तो वहाँ पे प्रोटोन की भी एक्सक्रीशन होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी एक पंप काम करता है, हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, असल में हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है, और हाइड्रोजन ATPase वाला पंप होता है, ठीक हो गया। तो इसके साथ साथ ना सिर्फ पोटेशियम की सिक्रेशन ज़्यादा होगी, बल्कि हाइड्रोजन की सिक्रेशन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया, प्रोटॉन की एक्सक्रीशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से हाइपोक्लेमिक एल्किलोसिस वगैरह देखने को मिल सकता है। हाइपोक्लेमिक एल्किलोसिस में बार बार एसिडोसिस बोले जा रहा हूँ गलती से, हाइपोक्लेमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस है, क्योंकि प्रोटॉन भी पोटेशियम के साथ वेस्ट होना शुरू हो जाती है, हाइपोक्लेमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस।
जो लोब डायरेटिक्स है, लोब डायरेटिक्स ने क्या करना है, इसके साथ साथ हमारे पल्मोनरी वेस्कुलर प्रेशर को भी कम करना होता है, तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर भी इस्तेमाल होती है। अब किस तरह से करती है इसका मैकेनिज्म अननोन है। क्लिनिकल यूजेस किया, पहली बात एडिमाटस स्टेट के लिए, एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए, एडिमा को ट्रीट करने के लिए, जैसे एडिमा हार्ट फेलियर में भी हो सकता है, साइटीज़ वगैरह में एक्यूट पल्मोनरी एडिमा को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। ये हाइपरटेंशन में भी इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली जो सीवियर हाइपरटेंशन होती है उस कंडीशन के अंदर तब थायरोजाइड इनएडिक्वेट होती है, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है तो इनका ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसके साथ साथ हाइपर कैल्सीमिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, इसके साथ जो लूप डायरेटिक्स के अब हम देख लेते हैं इसकी टॉक्सिटी या साइड इफेक्ट। तो लूप डायरेटिक्स की वजह से हाइपोक्लेमिक मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सोडियम कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूबुल के पास आएगा तो वहाँ से ज़्यादा पोटेशियम, ज़्यादा हाइड्रोजन की सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। ठीक है, पोटेशियम, और जो यहाँ पे पोटेशियम की वेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा सीवियर होती है, तो यहाँ पे हाइपोकलीमिया हो जाएगा, हाइपोवलीमिया हो जाएगा। कहते हैं बहुत ज़्यादा एफिकेसी होती है इनके पास, पोटेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये हाइपोवलीमिया काज करवा सकती है या सीवीएस की कोई कॉम्प्लिकेशन भी। इसके साथ साथ ये टेराटोजन भी है, ऑटोटॉक्सिटी। ऑटोटॉक्सिटी का क्या मतलब है? ये डेफनेस करवा सकती है, हेयरिंग लॉस करवा सकती है। इसके साथ साथ आपको सल्फोनामाइड एलर्जी भी देखने को मिल सकती है, रैश वगैरह, ये सब में कॉमन है, लूप डायबिटिक्स में भी, थायरोजाइड में भी, और होगा इसमें एस्ट्राजोलामाइड वाले में भी। अब इसके बाद है डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल अभी होता क्या, ये वो पार्ट है डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल जहाँ पर क्या होनी है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, यहाँ से सोडियम क्लोराइड की क्या होनी है, रीअब्जॉर्प्शन होनी है। सोडियम क्लोराइड कैरियर नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसी जगह पे बाइंड करना थायरोजाइड डायरेटिक्स ने, और यहाँ पे तकरीबन 5 से लेकर 8% सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। 70 से लेकर 60 से लेकर 70 होती है प्रॉक्सिमल के अंदर, लोब के अंदर होती है 20 से लेकर 30, और यहाँ पे 5 से लेकर 8% सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। और यहाँ पर कैल्शियम की भी रीअब्जॉर्प्शन होती है, और यहाँ पे जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराने वाला हार्मोन होता है पैराथायरॉइड हार्मोन होता है, ठीक है। और जो कैल्शियम होता है, जो कैल्शियम को वापस यहाँ पे भेजने के लिए, ब्लड में भेजने के लिए सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज प्रोसेस चाहिए होता है, ठीक है। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज प्रोसेस आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज प्रोसेस। जो सोडियम यहाँ पे अंदर आया था वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस मम से वापस चला जाएगा। अब थायरोजाइड डायरेटिक्स करती है क्या? थायरोजाइड डायरेटिक्स ये करती है कि जो इसमें कौन कौन सी है, हाइड्रोक्लोर थायोजाइड है जो कि प्रोटोटिपिकल है, प्रोटोटाइप होती है, सारी रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक हो गया। वो ये सल्फोनामाइड है, क्या है, सारी की सारी सल्फोनामाइड होती है, ठीक हो गया। इनका मेन एक्शन क्या है, सोडियम क्लोराइड कैरियर को ब्लॉक कर देना, सोडियम क्लोराइड कैरियर को ब्लॉक कर देना। इसके अलावा जो दूसरी होती है थायोजाइड, जो पार इंटीरियल यूज़ के लिए यूज़ होती है, जबकि ये ओरल यूज़ था इसका, किसका, हाइड्रोक्लोर थायोजाइड का, जबकि क्लोर थायोजाइड का पार एंटीरल यूज़ होता है। तो इसके इफेक्ट क्या होगा, थायरोजाइड क्या करेगी, मॉडरेट होगा, जबकि वहाँ पर सीवियर सोडियम क्लोराइड डायूरेसिस देखने को मिलती थी लूप डायरेटिक्स की वजह से, लेकिन यहाँ पे मॉडरेट देखने को मिलेगी, लेकिन सस्टेन्ड होगी। इसकी वजह से भी हाइपोकलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम की जब सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी ना, तो सोडियम ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा किसके पास, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास। कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास ज़्यादा होगा तो फिर फाइनली होगा क्या, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास ज़्यादा सोडियम आएगा तो वहाँ पे पोटेशियम भी ज़्यादा एक्सक्रिएट होगा, ज़्यादा हाइड्रोजन भी एक्सक्रिएट होगा, तो हाइपोक्लेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब जबकि यहाँ पे सोडियम अंदर नहीं आ पा रहा तो ये पंप काम करना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस पंप ने रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना है। तो जो थायरोजाइड डायरेटिक्स होती है ये क्या होती है, हाइपरकैल्सीयूरिया को मिनिमाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये होता है। इसके साथ साथ चूंकि डाइल्यूटिंग सेगमेंट पे जाके काम करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाटर के एक्सक्रीशन को कम से कम कर देगा, जिसकी वजह से डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट फ्री वाटर प्रोड्यूस होता था, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट फ्री वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा ल्यूमिन के अंदर, ठीक है। तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। इसके साथ साथ थायरोजाइड डायरेटिक्स है सीवियर टू मॉडरेट हाइपरटेंशन के अंदर भी इस्तेमाल होती है, और जो प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट था वो रिलेटिवली लोअर डोज में चाहिए होता है। इसके साथ जो क्लोरथैलोडीन है, कहते हैं इसका एक्शन काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर होता है, हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है। तो ये हाइपरटेंशन के अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल होते हैं क्लोरथैलिडोन कहते हैं कि अगर किडनी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर दें एनसेट को यूज़ करते हुए, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका एक्शन भी खत्म हो जाता है। मतलब थायरोजाइड रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन के जरिए भी काम करती है, उनके सिंथेसिस को बढ़ा के काम करती है, ठीक हो गया। इसके साथ साथ और क्या लिखा हुआ है, थायरोजाइड को हम यूज़ करते हैं लूप डायरेटिक्स की तरफ, तो आपको साइनर्जिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब एक एडिटिव इफेक्ट होता है जिसकी वजह से डायरेसिस काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। एप्लीकेशन क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन होती है, ठीक हो गया। इसके लिए यूज़फुल है एडिमाटा स्टेट के लिए, ठीक है। वो भी क्रॉनिक थेरापी के लिए, जैसे माइल्ड हार्ट फेलियर हो गया, लेकिन नॉर्मली लूप डायरेटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ रीनल कैल्शियम स्टोन की जब फॉर्मेशन होती है तो उनको कम करने के लिए, ठीक हो गया, क्योंकि यूरिन में कैल्शियम को कम कर देती है, एब्सॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस इसके अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब इनकी क्या क्या इनके साइड इफेक्ट को, टॉक्सिटी को देख लेते हैं। मैसिव सोडियम की डायूरेसिस हो रही है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है,
और इसके साथ साथ पोटेशियम की वेस्टिंग हो रही है क्योंकि ज़्यादा सोडियम आ रहा है कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास। और इसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट, और डायबिटिक पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम कर देती है। जिस डायबिटिक पेशेंट में पहले इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रही तो ये हाइपरग्लाइसीमिया को और ज़्यादा कर देती है। इसके साथ साथ यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देती है और लिपिड के लेवल को भी बढ़ा देती है। हाइपरलिपिडीमिया और यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा के हाइपरयूरिसीमिया करवा सकती है। हाइपोवोलीमिया और सीवियस कोलैप्स भी देखने को मिल सकता है क्योंकि थायोजाइड सल्फोनामाइड होती है, तो आपको सल्फोनामाइड एलर्जीनिसिटी देखने को मिलती है, आपको एलर्जी देखने को मिलती है। तो यहाँ से देख लेते हैं फिरासामाइड वगैरह। तो फिरासीमाइड, बीपीडीनाइट और इथाक्रेनिक एसिड हैं, तो ये हार्ट फेलियर के लिए, पल्मोनरी एडीमा के लिए, सीवियर हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ अदर फॉर्म्स ऑफ एडीमा, हाइपरकैल्सीमिया के अंदर, जबकि ये माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन है, माइल्ड हार्ट फेलियर है, हाइपरकैल्सीयूरिया के लिए इस्तेमाल होती है, और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर। क्या क्या टॉक्सिटी है दोनों में? मेटाबॉलिक हाइपोकलेमिक एल्कलोसिस है दोनों के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ऑटोटॉक्सिटी है, हाइपोवोलीमिया दोनों के अंदर है। ठीक है, वो कहते हैं इसकी एफिकेसी रिड्यूस रहती है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, जबकि इसी की भी एफिकेसी रिड्यूस रहती है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से। मतलब ये प्रोस्टाग्लैंडिन के जरिए काम करती है। सल्फोनामाइड एलर्जी दोनों में होती है लेकिन रेयर होती है, जबकि ये वाली जो होती है ना, ये वाली होती है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देती है, लिपिड के लेवल को भी बढ़ा देती है, यूरिक एसिड के लेवल को भी बढ़ा देती है। कौन? थायोजाइड डायूरेटिक्स। तो इस तरह से काम करती है थायोजाइड डायूरेटिक्स। तो हमने थायोजाइड डायूरेटिक्स का हमने पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट होगा हमारा कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, तो वो तो हम पार्ट 2 के अंदर देख लेंगे। तो ये पार्ट 1 है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।